नमस्कार। नए सपनों को बुनता हुआ नया सवेरा, नई आशाओं और उम्मीदों को पूरा करने का फिर नया मौका। और ऐसी ही एक नई और ताज़ी सुबह लिए मैं अनामिका एक बार फिर आपसे जुड़ गई हूँ। आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके अपने कार्यक्रम बिहार बिहान में। एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा मंच जहां आपकी सुबह की शुरुआत होती है पॉजिटिव थॉट्स और मोटिवेशनल बातों के साथ, जहां हम झांकने की कोशिश करते हैं अपने गुजरे हुए पल में, अपने इतिहास में, और उसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी जगह जहां स्वास्थ्य की बातें होती हैं, साथ ही हर रोज़ एक नए मेहमान का साथ होता है जिनके जीवन से जुड़ी कई बातें हम जानते हैं, उनसे सीखते हैं और प्रेरणा लेते हैं, और साथ ही कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाते भी हैं। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं एक नया एपिसोड पूरी पॉजिटिविटी के साथ, और आपको लिए चलते हैं पहले सेगमेंट अनमोल वचन की ओर, जहां महापुरुषों की कहे वचन हम आपसे साझा करते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे इंस्पायर होकर। तो चलिए देखते हैं पहला सेगमेंट अनमोल वचन। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन मोटिवेशनल बातों के बाद आइए, समय हो गया है आपको आज के विशेष मेहमान से मिलवाने का। दर्शकों, अगर अपने बिहार की बात करें तो यहाँ का इतिहास बहुत ही समृद्ध और गौरवशाली रहा है, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखते रहेंगे। फिर चाहे वह हमारा कल्चर हो, हमारा फोक आर्ट हो, या फिर हमारा ट्रेडिशनल फूड। आज का जो टॉपिक है दर्शकों, बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, साथ ही बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं रविशंकर उपाध्याय, जो एक पत्रकार रह चुके हैं, लेखक हैं और साथ ही व्यंजन विशेषज्ञ भी हैं। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत, अभिनंदन सर बिहार बिहान में आपका। धन्यवाद अनामिका जी, आपका बहुत बहुत। जी सर, बिहार जिसका इतिहास बड़ा ही समृद्ध रहा है, प्राचीन रहा है, यहाँ की जो संस्कृति है, लोक कलाओं, भाषा और अलग अलग त्योहारों से समृद्ध है। आप खुद बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आपसे पूछूं तो आप बिहार को, उसकी संस्कृति को अपने भाषा में कैसे परिभाषित करेंगे? बिल्कुल, जैसे बिहार में हम लोग रहते हैं और इस बिहार का अतीत इतना गौरवशाली है, जैसा कि आपने बताया, कि इसकी जितनी विवेचना आप करेंगे उतना कम होगा। विहार करने योग्य भूमि ही बिहार। बाद में ये बौद्ध विहार के कारण बिहार इसको कहा जाने लगा। और जब 1912 में हमारा राज्य अलग हुआ, उसके पहले न जाने कितनी गौरव गाथाएँ लिखी जा चुकी थी। आप कहाँ से शुरू करेंगे? जहाँ से नालंदा के गौरव गान से शुरू करें, मगध के वैभव से शुरू करें, लिच्छवियों के लोकतंत्र से शुरू करें, हम जहाँ भी देखते हैं वहाँ बिहार ने एक ऐसी जगह बनाई है, एक ऐसा मानदंड स्थापित किया है जिस पर बाकी के तमाम राज्य आज चलने की कोशिश ही करते हैं जी। आप बिहार को ले लीजिए, उस समय से जब यह चाणक्य की भूमि रही। चाणक्य ने समझाया दुनिया को, अर्थशास्त्र का ज्ञान दिया जी। चाणक्य ने बताया सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राजस्य, राजस्य मूलम इंद्रिय जय। इसका अर्थ यह है कि सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, और राजस्य मूलम अर्थ, राजस्व मूल अर्थ है। राज्य की जो योजना है वो अर्थ में निहित है, और उस राज्य की प्राप्ति कर लेने के बाद उसका मूल इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना है जी। तो पूरे जीवन का फलसफा है, जीवन का जो सार है, कौटिल्य ने वर्षों पहले 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दे दिया था। अब आप आ जाइए, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएं तो यही वो भूमि है जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिनके ज्ञान से दुनिया आलोकित हुई, उनको ज्ञान की भूमि यही रही है। बिल्कुल। महावीर जिनका जन्म भी यहीं हुआ और निर्माण भी
निर्वाण की प्राप्ति भी यहीं हुई, इसी भूमि पर। कौटिल्य और चंद्रगुप्त की बात हम लोग आगे पीछे कर ही चुके हैं। अब आप देख लीजिए कि उसके बाद के राजाओं ने इसको कैसे आगे बढ़ाया। तो न केवल राजकाज में, वरन मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में कहा है कि वह भूमि है जहाँ से पूरी दुनिया को सीख लेनी चाहिए। न केवल यहाँ का जो राजतंत्र है वो बहुत कुशल है, बल्कि यहाँ लोगों से जो राजा का संबंध है वो अति विशिष्ट है। तो इस तरह बिहार के आप नालंदा को ले लीजिए कि गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड की जब परिकल्पना भी नहीं की गई तब हमारे यहाँ नालंदा, विक्रमशिला जैसे आगे भी सर हम उस पर भी ज़रूर आएंगे और बातें करेंगे। सर आप एक लेखक भी हैं, आपने बिहार के कल्चर और कस्टम को बहुत नज़दीक से देखा है, समझा है। ऐसे तो सर देखे बहुत सारी बातें हैं बिहार पे लिखने को, उसे समझने को, जानने को, पर अगर आपसे पूछूं तो वैसी क्या विशेषता और क्या खासियत है जो एज अ राइटर, एज अ लेखक आप यहाँ देख पाते हैं? देखिए, बिहार पे लिखने के लिए इतना कुछ है कि जितना आप लिखेंगे उतने आपके लिखने की जिज्ञासा बढ़ती जाएगी और आप यह सोचेंगे कि कौन कौन से विषय को छुए। बिल्कुल, इतने सारे विषय हैं यहाँ पे लिखने के लिए। यहाँ का इतिहास है, यहाँ की कला है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के पर्व त्यौहार है, यहाँ की लोक कलाएँ हैं। तो बहुत ही विविधताओं से भरा यह राज्य है और हर कला में, हर तथ्य में इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप उसको समेटते हुए एक अलग पुस्तक लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इतना विविधताओं से भरा राज्य है और देखिए कि आज तो देश और दुनिया भर के कितने लेखक बिहार पे काम कर रहे हैं और पुरस्कारों की प्राप्ति भी उनको हो रही है। दूसरे राज्यों के लिखने वाले लोग बिहार के विषयों पे लिखते हैं और उनका पूरी दुनिया में उनकी हौसला अफजाई होती है। तो बिहार इतना विविधतापूर्ण राज्य है जिस पे आप तमाम सारे ऐसे विषय हैं जिस पे लगातार लेखन कर सकते हैं। सर, शिक्षा की अगर बात करें तो बिहार के प्राचीन विश्वविद्यालय जैसा नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। आप भी सर देश भर में यहाँ के एकेडमिक्स और लिटरेचर के बारे में लेक्चर देते रहे हैं, लिखते रहे हैं। अभी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिहार के शिक्षा स्तर को आप कहाँ पाते हैं? देखिए, जैसा कि हमारा वैभव रहा है इतिहास का, उसी प्रकार से वर्तमान भी है। आप देख लीजिए कि शिक्षा व्यवस्था की यदि हम बात करें तो जितने भी देश के जो सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान हैं वो आज बिहार में आप देख सकते हैं। आप IIT यहाँ पे है, बिहार में IIM भी है, बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। हम लोगों ने, राज्य सरकार ने अपने स्तर से बहुत से ऐसे शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण किया है जो लगातार अपनी गुणवत्ता के मानदंड स्थापित कर रहे हैं। बिल्कुल सर। उदाहरण के लिए आप चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, फिर चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को देख लीजिए। इस प्रकार से देखिए, पुरानी चीज़ों को यदि हम याद करें तो PMCH की कितनी प्रतिष्ठा रही है चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई के क्षेत्र में। और एक समय में यहाँ का जो कैंसर इंस्टीट्यूट था, अनामिका जी, वो देश का सबसे पहला कैंसर इंस्टीट्यूट यहाँ पे स्थापित हुआ था जी। और आज भी उसकी गरिमा आज भी बरकरार है। आप देश के किसी भी हिस्से में जाएंगे और किसी भी कैंसर उपचार केंद्र में जाएंगे, वहाँ पे कहते हैं कि PMCH के कोई न कोई चिकित्सक आपको मिल ही जाएंगे। बिल्कुल। उसी प्रकार से देखिए कि आज यदि हमारे शिक्षा के स्तर को देख लें तो यदि भारत के जो सर्वोच्च परीक्षाएँ हैं उन सभी में बिहारियों की अच्छी खासी संख्या वो दिख जाती है जो अपनी मेहनत से अपना मुकाम बना रहे हैं। Correct। तो न केवल अतीत बल्कि वर्तमान भी हमारा गौरवशाली है। इसको है कि समझने की आवश्यकता है और इसको और उत्तरोत्तर इसमें कैसे वृद्धि हो, कैसे इसको और बेहतर किया जाए, इस पर हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सर, आप एक व्यंजन विशेषज्ञ भी हैं। आपने बिहार के क्विजीन पर हिस्टोरिकल कल्चरल स्टडी भी किया है, तो यहाँ ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये आपने कैसे सोचा, कैसे ये विचार आया कि बिहार की संस्कृति को बिहार के खाने से, बिहार के व्यंजन से जोड़ा जाए? क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए बिहार की जो संस्कृति है उसमें आहार का अपना योगदान है। बिल्कुल। और उसके बिना आप शायद ही किसी संस्कृति की परिकल्पना कर सकते हैं। तो जब मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में था तो
हमारे व्यंजनों के साथ, हमारे खान पान के साथ बहुत स्टीरियोटाइप्स जैसी चीज़ें आ गई है पूरे देश में। आप कहीं भी जाएं, जबकि जिस धरती पे सम्राट चंद्रगुप्त हों, जिस पे महान अशोक जहाँ पे राज करते हों, स्वाभाविक सी बात है उनके खान पान के भी अलग अलग शौक़ रहे होंगे। और जहाँ पे राम जी की बारात आई, वहाँ पे उनको जनक जी ने कितनी सारी चीज़ें खिलाई। तो ये सारी चीज़ें सवाल मेरे मन में उठते थे। तो उसको लेकर के मैंने उस समय एक दैनिक अखबार जिसमें मैं काम करता था, उसमें बिहार के व्यंजनों को लेकर के एक श्रृंखला शुरू हुई। तो संपादक जी ने मुझे उसकी कमान मुझे सौंपी। तो मैंने उस पर लगातार लेखन शुरू किया। मैं विभिन्न क्षेत्रों में जा कर के वहाँ के जो प्रसिद्ध जो क्यूजिन्स हैं उनको लेकर के उनका अध्ययन किया, वहाँ के शिक्षाविदों से बात की, कुछ किताबों का अध्ययन किया। फिर इसमें धीरे धीरे दिलचस्पी बढ़ती गई और 1 साल से ज़्यादा जब वो कॉलम हम लोगों ने लगातार चलाया, तो बाद में फिर उसको एक पुस्तक के रूप में उस पर और थोड़ा सा काम किया, थोड़ी सी और उसकी विवेचना की, थोड़ा सा और गहराई में गए और फिर एक किताब बिहार के व्यंजन, संस्कृति और इतिहास की रचना हुई। और उसको 2022 में मैंने उसका यहाँ से प्रकाशन कराया, जिसको राजभाषा विभाग द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है उसको। और लखनऊ में एक हाल में ही 2024 में एक सम्मान मिला है। तो इस तरीके से यात्रा शुरू हुई और बहुत दिलचस्प है ये यात्रा। आप जितना हमारे व्यंजनों को जानेंगे अनामिका जी, उतना कम होगा। और मैं तो कहूँगा कि युवा पीढ़ी भी हमारी जो देख रही है, यहाँ के और बिहार की जनता देख रही है, मैं उनसे यह आग्रह करूँगा कि वो बिहार के अपने जो खान पान हैं, उसकी जो समृद्धि है, उसको जानें और उसको फिर लोगों तक पहुँचाएँ। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जो हैं, जैसे आप देख लीजिए कि कैसे छठ के पर्व के दौरान पूरी दुनिया जब छठ को जानना चाहती है, तो ठेकुआ जो हमारा। बिल्कुल सर, मेरा ये आपसे ज़रूर जानना यहाँ पे मैं चाह भी रही थी कि ऐसे कौन कौन से व्यंजन हैं, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो आप लेना चाहेंगे, ज़रूर बताएं। बहुत सारे नाम हैं। और यदि आप इतिहास से शुरू करें तो रामायण काल में पहले हम चलते हैं जी। जब भगवान राम की बारात यहाँ आती है मिथिला में, तो कहते हैं कि उनको गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनकी इतनी विवेचना इतनी सुंदर ढंग से की है। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए, दधी चूड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। इसका अर्थ यह है कि जब उनकी बारात आई तो उनको अगणित व्यंजन दिए गए जी। उसमें अलग अलग व्यंजनों की परिभाषाएं हैं। जैसे चवर है, चबा कर खाने वाला, चोस चूस कर खाने वाला, लेह जिसको चाट कर खाने वाला कहते हैं, और पेय पी कर खाने वाला। तो इस तरीके के व्यंजनों का वर्गीकरण है। और वो सब तो परोसे ही गए, लेकिन दही चूड़ा को कैसे वो छोड़ देते। तो दही चूड़ा उसके व्यंजनों में आया, बारातियों ने खाया और बारातियों के साथ उसको अयोध्या की यात्रा जो हुई उनकी बारातियों की, उसके साथ साथ वो सहभागी बनकर के भी गया। तो आज भी देखिए कि हमारा दही चूड़ा हमारे ऐसे व्यंजनों में शामिल है जो तुरंत फुरत अब तैयार हो जाता है और आप उसको खा करके बहुत लंबे समय तक बिना आपको भोजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो एक पौष्टिक नाश्ता होता है जो सुपाच्य होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है और सबसे है कि स्वादिष्ट होता है। स्वादिष्ट होता है, बिल्कुल सर। तो आप वहाँ से ले लीजिए रामायण काल खंड में। अब आ जाइए आप कि हमारे राजाओं ने क्या क्या खाया होगा। तो देखिए बहुत सारे व्यंजन हैं जो जिसको लेकर के आप बात कर सकते हैं। जैसे हम लोग गया जी में अभी अभी पितृपक्ष संपन्न हुआ है। वहाँ अनामिका जी देखिए कि हम लोग पितृपक्ष में हिंदू धर्मावलंबी हैं, जो पितरों को जो तर्पण करते हैं वो चावल के आटे का लड्डू बनाते हैं, उसमें मधु डालते हैं और तिल डाल करके अपने पितरों को समर्पित करते हैं। गया जी में उन्हीं सब पदार्थों से एक व्यंजन बनाया जाता है, अनरसा। और अनरसा का स्वाद किसे नहीं मालूम है। भला कौन सा वो बिहारी होगा जो अनरसा का स्वाद जो है उसको पूरे देश दुनिया में जाता है, लेकिन उसको नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो वो अनरसा है हमारे पास। तिल को लेकर के हम लोगों ने कितने प्रयोग किए हैं। देखिए कि तिल का सर्वाधिक उत्पादन कभी हमारे यहाँ नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने तिल पर सर्वाधिक प्रयोग किए। तिल को कूट करके हम लोगों ने तिलकुट बनाया, तिल की तिल छड़ी बनाई, तिल पापड़ी बनाई। तो इस तरीके से हम लोगों ने विविध प्रयोग, हम लोग तो तिसियोरी भी बनाते हैं तीसी का प्रयोग करके। तो न केवल तिल का, तीसी का, अपने जितने भी हमारे खान पान के जो पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, उनके साथ बहुत विविध प्रयोग हैं।
जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा प्रयोग हम लोगों ने किया है, और उन सभी का बाजार भी है, अर्थतंत्र भी है जो पूरा विकसित हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, खाने में इतनी विविधताएं जो कि संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, हर खाने के पीछे ऐसा लगता है कि एक कहानी है। और सर, आपने खाने की बात की, जैसे कि तिलकुट की बात की, अनरसा की बात की, अगर हम बिहार से कहीं बाहर जाएं और वहाँ अगर हम चाहें हमें ये सब चीज़ें मिल जाएं तो आसानी से हमें उपलब्ध नहीं होता। उसके लिए वो टेस्ट के लिए, उस स्वाद के लिए हमें वापस बिहार ही लौट के आना पड़ता है खाने के लिए। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। सर, इस बदलते समय में, इस बदलते दौर में जीवन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बदल रहा है। ऐसे में मॉडर्नाइजेशन को साथ में लेते हुए और साथ में हमारे पुराने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और कल्चर्स को भी साथ लेकर आगे चलना कितना ज़रूरी मानते हैं आप? खास करके अभी के समय के युवाओं की बात करें तो उनके लिए कितना ज़रूरी है? जी जी, मुझे एकदम इसका भान हो रहा था कि आप युवाओं को लेकर के ही एक सवाल ये कर रही हैं जी। तो देखिए, युवाओं को ये समझना पड़ेगा, पहले अपने राज्य को जानना पड़ेगा, बिल्कुल, और अपने इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। और जितना वो अपने राज्य को जानेंगे वो अपने राज्य से प्रेम करेंगे, और जब वो अपने राज्य से आप प्रेम करते हैं तो यहाँ की छोटी छोटी चीज़ों को, खामियों को आप ढकते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से उन खामियों को ख़त्म किया जाए, तो अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं। तो मैं जितने भी युवा हमारे देख रहे हैं उनको मैं ये अपील ज़रूर करूँगा कि वो अपने राज्य के इतिहास, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के जो व्यंजन है, जो खान पान है, सभी चीज़ों से परिचित हों। और यदि वो परिचित होंगे तो वो जानकारियों से लैस रहेंगे और वो पूरी दुनिया में किन्हीं भी सवालों का जवाब देने के लिए तत्पर रहेंगे। सोसाइटी के वैल्यूज़ को, रियलिटीज़ को, ट्रूथ को दिखाने की जिम्मेदारी एक अच्छे रिपोर्टर को, एक अच्छे लेखक की होती है। फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र का एक्सपर्ट हो, उनकी जो लेखनी होती है, उनका जो कार्य होता है, उसका इम्पैक्ट किस तरह से हमारी सोसाइटी पर पड़ता है? देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि पत्रकारिता जो है हड़बड़ी में रचा गया साहित्य है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए कि पत्रकार का जो काम होता है और लेखक का काम होता है, दोनों का कमोबेश एक तरीके का होता है। एक बहुत जल्दबाजी में पत्रकारिता में की जाती है चीज़ें, और बाकी साहित्य में थोड़ा व्यवस्थित तरीके से किया जाता है, उसमें पर्याप्त समय होता है जी। तो दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि वो समाज को कैसे बेहतर बनाएं, समाज की बेहतरी में अपना योगदान कैसे दें। इसको लेकर के लेखकों को, पत्रकारों को लगातार काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज बेहतर जब होगा, अनामिका जी, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें समृद्धि आएगी, और समृद्धि जब आएगी तो आप सतत विकास की ओर उन्मुख रहेंगे, और फिर आप दुनिया से हर चीज़ को लेकर के आप उनके साथ कदम ताल कर रहे होंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि अपने समाज की बेहतरी में उसको कैसे आप बताएं कि युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप की जानकारी दें। आप समाज में कोई संघर्षरत है तो उनको आगे बढ़ाने में अपना कंधा लगाएं, थोड़ा सा उनका हाथ, उंगली भी थाम लेना जो है उनको एक सहयोग देने के ही बराबर होता है। तो पत्रकार, लेखक जो होता है वो काम करता है, क्योंकि आपके लिखे हुए को हजारों लोग पढ़ते हैं एक साथ। तो कौन किस शब्द से प्रेरित हो जाए, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, और लगातार इसको लेकर के कोशिश करती रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे एक छोटी सी कहानी आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत प्रसिद्ध राइटर हुए यहाँ पे, हवलदार त्रिपाठी सहृदय नाम है उनका, जिन्होंने बिहार की नदियों पे बहुत अच्छे उनकी किताब है, बहुत अच्छा उनका शोध है। उनके लेखक बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। हुआ ये कि बिहार सरकार की एक प्रतियोगिता आती है कि आप बौद्ध धर्म और बिहार को लेते हुए आप एक लेख लिखिए पूरे देश भर में, और वो लेख वो लिखते हैं और पूरे देश में उनके लेख को प्रथम स्थान पे चुना जाता है, और उसमें चुना जाता है, और उसमें उस समय लगता है कि 1000 रुपये का इनाम था, 1960 के दशक की बात है। उससे उनको इतनी प्रेरणा मिली कि वो इतने बड़े लेखक हुए। नदियों पे अध्ययन है उनका, बौद्ध धर्म पे बहुत ही गहन अध्ययन पर उन्होंने बाद में फिर उसी पे एक किताब भी लिखी, अपने लेख के सिलसिले में जो अध्ययन किया था। तो एक लेखक बनने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही ऐसी कहानियों से, संघर्ष की कहानियों से, कुछ सीखने की हमेशा चाह से वो गुजर रही होती है। तो मुझे लगता है कि एक लेखक का, एक पत्रकार का हमेशा दायित्व रहता है कि समाज के सफ़ेद जो धवल पहलू हैं उनको वो हमेशा वो सामने रखे, लोगों को, पाठकों के सामने, ताकि इस समाज को बेहतर करने में आपका
थोड़ा बहुत योगदान ही सही वो लगातार लगता रहे। और मुझे लगता है कि जहाँ की जितनी बेहतर पत्रकारिता होती है, समाज के साथ खड़ी होती है, वो समाज उतना ही बेहतर होता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सर, आप व्यंजन विशेषज्ञ हैं, इस पर आपने कई तरह के आर्टिकल्स लिखे हैं न्यूज़पेपर में। सर, बिहार के अगर खान पान और व्यंजनों की बात करें तो अलग अलग जगह का अलग स्पेशलिटी है, विशेषता है, और ये भी कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के इकोनॉमी को भी बूस्ट करने में उतना ही मेजरली कंट्रीब्यूट करता है, साथ ही रोज़गार के नए अवसर भी खोलता है। इस पर क्या कहेंगे? बहुत ही एक ऐसा सवाल आपने किया है कि लोग कहते हैं हम बिहार के लोगों को कि आप इतिहास की ही बात करते हैं, वर्तमान की बात बहुत कम करते हैं। लेकिन आप बिहार के खान पान को ले लीजिए यदि अनामिका जी, तो ये अर्थ के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि आप इसको लेकर के पूरा का पूरा एक अर्थतंत्र विकसित हो गया है। आप उसको देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे आज की तारीख में गया जी या बोध गया का यदि आप उदाहरण ले, तो वहाँ के जो सर्वाधिक जो रोजगार है वहाँ, वो खान पान को लेकर के। बिल्कुल। वो तिलकुट का कारोबार है, वो तिल के लड्डू का कारोबार है, सिलाव में खाजा का कारोबार है। पूरा का पूरा कस्बा जो है वो खाजे पे निर्भर है। बिहार शरीफ के पास एक कस्बा है, पेड़ा पे निर्भर है, वो पूरा निश्चलगंज। पेड़े कई जगहों पे मिलते हैं, आप कई मोड़ पे चले जाएं अपने यात्रा के क्रम में। हमारे यहाँ तो मनेर का लड्डू है, हमारे यहाँ पटना जहाँ हम लोग हैं अभी, पटना सिटी की खुरचन है। इतना पुराना व्यंजन है हमारे साथ जुड़ा हुआ। तो आप इन सब चीज़ों को देखिए कि वो उसका एक अर्थतंत्र भी विकसित हो रहा है। अब आप खान पान को लेकर के आपने जिक्र किया है, तो जीआई फूड ही हमारे पास 5 से 6 हैं जी। हाँ, और उसका एक बड़ा अर्थतंत्र विकसित हो गया है। मैं उदाहरण के लिए आपको खाजा की ओर ले चलता हूँ। खाजा एक बहुत पुराना हम लोग का व्यंजन है। बुद्ध काल में कहते हैं इसको खंजक नाम से जाना जाता था, जातक कथाओं में इसका जिक्र है। और बुद्ध के एक प्रिय शिष्य हुए सारे पुत्रों को खाजे अत्यंत प्रिय थे। और आज देखिए कि आज भी वो खाजा वहाँ पे लगातार उसकी बिक्री होती है, और कई सारे लेयर्स होते हैं, और कई लेखकों ने इसको लगातार लिखा। एक जेडी बेगलर आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, जोसेफ डेविड बेगलर। उन्होंने अपनी किताब ए टूर थ्रू बंगाल प्रोविंस है, उसमें उसका उन्होंने जिक्र किया है कि ये जो कस्बा है वो अपने स्वीट मीट और वहाँ पे चावल का वो जिक्र करते हैं, चावल को लेकर के प्रसिद्ध है। आप देखिए कि उन्होंने ही नहीं, फणीश्वर नाथ रेणु ने जब पटना से नालंदा की यात्रा की, नालंदा के खंडहरों को देखने गए और बाद में वो राजगीर भी गए, तो उनको भी खाजा वो अत्यंत प्रिय लगा। उसके पहले वो बाढ़ में बख्तियारपुर में लाई भी मिलती है, वो भी बड़ा एक पुराना व्यंजन है हमारे पास। धनरुआ में हमारी लाई मिलती है, वो भी बड़ा पुराना व्यंजन है। तो इन सबों का एक बाजार उस समय भी क्रिएट था और आज भी है वो। और देखिए कि मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा कि आप देख लीजिए कि गया जी में का सर्वाधिक जो टैक्स पेयर हैं वो व्यंजनों के कारोबारी हैं। बिल्कुल। और इसी प्रकार से आप आ जाइए कि मखाना जो आज हमारा सुपर फूड है, मैं जीआई फूड की केवल बात अभी कर रहा हूँ। मखाना जो हमारा सुपर फूड है, जिसको मिथिला मखाना के नाम से इनको जीआई मिला है, आप देखिए कि आज के तारीख में देश दुनिया में कहाँ वो नहीं मिलता है। और इसने एक ऐसा अर्थतंत्र विकसित किया है कि मैं भारत सरकार का एक अध्ययन है जिसके मुताबिक से वो 2500 करोड़ का वो कारोबार बहुत जल्द होने वाला है। इसी प्रकार से आप लीची को ले लीजिए। बिल्कुल। लीची देखिए, मुजफ्फरपुर की लीची, शाही लीची, हाँ, शाही लीची इतनी फेमस रही है कि उसका एक बड़ा कारोबार विकसित हुआ है। इस साल 2025 में उसका आंकड़ा है कि केवल दरभंगा में जो अपना हवाई अड्डा जो खुला है नया, उस हवाई अड्डे से 250 टन का कारोबार हुआ है। तो ये इस प्रकार से ये कारोबार बढ़ रहा है। फिर आप कतरनी को कैसे भूल सकते हैं, आप भागलपुर की कतरनी है जिसको भी जीआई मिला हुआ है, और बेतिया का मरचा चावल है उसको भी मिला हुआ है जीआई। और ये सब पूरे देश भर में आज कतरनी मिलती है। आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं, वहाँ पे कतरनी चावल आपको मिल जाता है। तो वो अपने सुगंध के लिए और अपने वो साइज के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से अब आम में आ जाइए आप। आम हमारा जो जर्दालू है, जिसको फलों का राजा आम, जो पटना के दीघा में, जी, पटना का दीघा तो बड़ा फेमस आम है, और इसका इतिहास में भी काफ़ी जिक्र है।
और वर्तमान में भी काफ़ी आप देखिए कि आप देश भर में दुनिया भर में पटना के लोग रहते हैं, लेकिन दीघा आम की जैसे ही आप उनसे बात करेंगे उसका जो दूधिया स्वाद है वो रस की तरह घुलता हुआ महसूस होता है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से उसका एक बड़ा कारोबार भी क्रिएट हुआ है और इसने अर्थतंत्र को विस्तार दिया है। यहाँ पर मैं अपने युवाओं से या फिर कारोबारियों से एक उनसे अपील करूंगा कि वो इसमें नव उद्यमियों का ये क्षेत्र है, इसमें आप जितना वो आएंगे, जिस प्रकार से यदि डोसा प्लाजा आज एक ब्रांड बन चुका है पूरे देश भर में, दुनिया भर में, तो हम लिट्टी चोखा के जरिए हमारा ब्रांड भी कैसे इस्टेब्लिश हो, ये इसको लेकर के हम लोग को सोचना चाहिए ताकि इस अर्थतंत्र को एक विस्तार दिया जा सके। बिल्कुल सर। और यहाँ सिर्फ स्वाद की ही बात नहीं, सेहत की बात भी है। ये जितने भी खानों का आपने जिक्र किया, व्यंजनों का, वो भी हमारी सेहत से भी जुड़े हुए हैं, हमारे सेहत को अच्छा रखने के लिए भी बहुत। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, सेहत जो है बिहारी व्यंजनों के मूल में है, मूल तत्व ही सेहत है। आप कोई भी इस तरीके का आपको व्यंजन नहीं मिलेगा जिससे आपका हाजमा खराब हो। बिल्कुल। सब जो है वो आपको दुरुस्त करते हैं। जैसे सत्तू की बात आप ले लीजिए, सत्तू भी बहुत पुराना हमारा एक फूड है, सुपर फूड है। आज तो वो सुपर फूड के लिए जाना जाता है, प्रोटीन शेक के रूप में उसको लोग याद कर रहे हैं अभी, और उसका एक बड़ा कारोबार भी है। एक नया कारोबारी, पटना के एक नए कारोबारी हैं, युवा कारोबारी हैं, जिन्होंने सत्तू ब्रांड को लेकर के काफ़ी काम किया और आज उनका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। तो इस सत्तू की यात्रा भी बहुत पुरानी है। आप देख लीजिए कि चना को यदि आप पीस देते हैं तो वो बेसन हो जाता है, लेकिन उसी चना को उबाल करके जब आप पीसते हैं तो वो सत्तू हो जाता है। ये सब प्रयोग हैं व्यंजनों के साथ, जो ये प्रयोग हैं। और वो सत्तू कभी जातक कथाओं में जिक्र है कि बुद्ध काल में बहुत 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 प्रसिद्ध था वो सत्तू। और देखिए कि यदि बात हम मिष्ठान की अपने करें तो मिष्ठान एक ऐसा शब्द है जो मीठे में जो अन्न पहला डाला गया उससे मिष्ठान बना। तो मिष्ठान के रूप में खीर जो हमारी है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। और सुजाता ने जिस खीर को खिलाया था बुद्ध को, जिनके ज्ञान से दुनिया आलोकित हुई, उनको सुजाता ने खीर खिला करके बुद्धत्व को, ज्ञान को प्राप्ति में वो सहायक बनी। बिल्कुल सर, बहुत दिलचस्प जानकारी है सर। सर अब आपके बारे में भी थोड़ा ज़रूर जानना चाहेंगे सर, आपकी शुरुआती शिक्षा के बारे में, कहाँ से आपकी शिक्षा हुई, और संक्षेप में जानना चाहेंगे चूँकि समय की थोड़ी पाबंदी है। साथ ही ये भी ज़रूर बताएं कि अपने कल्चर को समझना, जन जन तक पहुंचाना, अपने व्यंजनों को अपनी संस्कृति से जोड़ना, अपने धरोहर को बचाना है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे सोचा? जी देखिए, सबसे मैं अपनी यात्रा की शुरुआत की बात करता हूँ। मेरा जन्म पावापुरी में हुआ है, नालंदा में जहाँ मेरा जन्म हुआ है, वहाँ पे भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो वो भगवान महावीर की निर्वाण भूमि है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ। उसके बाद मेरे पत्रकारिता की यात्रा शुरू हुई पटना में। मैंने यहाँ कई अखबारों में काम किया। इसके अलावा रांची में भी मैंने पत्रकारिता कर रखी है। मैं खूंटी और रामगढ़ जिलों में ब्यूरो इंचार्ज का भी दायित्व संभाल चुका हूँ। और उसके बाद वापस मैं पटना आया और पटना के विषयों पे, बिहार के विषयों पे लिखने को लेकर के काम शुरू किया। और आज देखिए कि वो काम को मैं आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार लगा हुआ हूँ। लगातार मेरी कोशिश जारी है कि बिहार की संस्कृति को, बिहार के खान पान को कैसे जन जन तक, पहले बिहार के लोगों तक पहुँचाया जाए। बिहार के लोग हैं कि अपने खान पान को उतने अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं जितना वो फास्ट फूड को लेकर के देख कितना परेशान रहते हैं। पूरी दुनिया फास्ट फूड से तंग है, लेकिन हमारे जो सुपर फूड्स हैं उनको लेकर के एक जागरूकता का अभाव है। तो कैसे उन तक जानकारी पहुँचे, जब आप उनको बताते हैं कि भाई देखिए कि भगवान राम के प्रति श्रद्धा में हम लोगों ने कई व्यंजनों के नाम रख दिए। हम लोग राम तोड़ई कहते हैं भिंडी को, रामदाने की लाई, रामदाना जो होता है उसको लेकर के हम लोग राम का नाम दिया है। रामरस हम लोग कहते हैं नमक को। तो न केवल इतिहास में, समाज में हमारे कई सारे पर्व त्योहार हैं अनामिका जी, जो केवल व्यंजनों को डेडिकेटेड है। आप सतुआनी को ले लीजिए, पूरा का पूरा त्योहार है जो वो सत्तू पे है, कि वो एक ऐसा आहार है जिसको लेकर के समाज में भी उसको कल्चरली उनको रिकॉग्नाइजेशन मिला। मकर संक्रांति में चूड़ा दही, मकर संक्रांति में चूड़ा दही है। आद्रा का जब आता है त्योहार तो देखिए कि हर घर में दाल पूड़ी, खीर और आम का भोग पहले चढ़ता है और उसके बाद लोग खाते हैं। तो कितने विविध हमारी संस्कृति है, विविध, और किस तरह से हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है, उससे जुड़ी हुई है। जी जी बिल्कुल सर, आगे बढ़ेंगे। सर ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि आगे
और किन विषयों पे आप लिखने को सोच रहे हैं और आगे आने वाली कौन सी पुस्तकें हैं आपकी जो आने वाली है, उस बारे में भी कुछ जी बताएं। बिल्कुल, बिहार के खान पान को लेकर के ही मैं दूसरी किताब पे काम कर रहा हूँ अनामिका जी। इसके विविध पक्षों को और थोड़ा कैसे विस्तार दिया जाए, उसके बारे में थोड़े और शोध की आवश्यकता है, और उसको मैं अभी लगातार कर रहा हूँ। कई किताबों को पढ़ना हो रहा है, वो जानना हो रहा है। बुद्ध काल को समझ रहा हूँ, जैन काल में किस प्रकार का खान पान हुआ करता था, किस प्रकार से हमारे राजा महाराजा भोजन करते थे, थोड़ा सा और उसके नज़दीक जाने की कोशिश में कई सारी चीज़ों का अध्ययन कर रहा हूँ। हमारी कोशिश है कि जल्द ही एक दूसरी किताब आए जो और विस्तार के साथ आए, जिसमें और विविध पहलू हो जो पहले किताब में नहीं आ पाई, तो उस पे काम कर रहा हूँ। बिहार की लोक परंपराओं पे एक मेरा लंबे समय से उस पे काम कर रहा हूँ। वो लेकिन इतना वृहद विषय है जिस पे जितना भी काम करते हैं लगता है कि थोड़ा कम है, फिर उस पे थोड़ा काम करने की इच्छा होती है। सर, तो ये जाते जाते ज़रूर जानना चाहेंगे, आपसे एक संदेश मैसेज लेना चाहेंगे उन युवाओं को, न्यू जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नए जनरेशन को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा इतिहास है वो हमारी थाती है, वो केवल हमारे बिहार के गौरव गान का महिमा मंडन नहीं है केवल, बल्कि वो तथ्य है, और उन इतिहास के तथ्यों को जानना बहुत ही आवश्यक है ताकि हमारा वर्तमान और बेहतर हो। तो उन इतिहास की चीज़ों को आप जानें, समझें, अपनी संस्कृति का सम्मान करें, अपनी संस्कृति का विस्तार करने में सहायक बने, और फिर अपने बिहारियत पे गर्व करने की दिशा में लगातार आप प्रयासरत रहें। बिल्कुल सर, आप कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी बातें आपने हमसे की, साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। डीडी बिहार का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने इस विषय को, इस अछूते विषय को भी जनता के सामने लाने का मुझे मौका दिया। जी शुक्रिया। तो दर्शकों, पूरी उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी दिलचस्प बातें जानी, पर हमें भी जानना ज़रूरी है कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया या नहीं। इसके लिए आपके फीडबैक्स जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप हमें ख़त ज़रूर लिखें, हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directordkpatna@gmail.com। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।